हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? वो कहता है कि जब दो डिफरेंट एटम्स किसी फिक्स्ड मास के थर्ड एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो उनके मासेस का जो रेशियो होता है और वो दोनों जब आपस में कंबाइन करें उस टाइम पे जो रेशियो होता है वो आइदर तो सेम होता है या उसका मल्टीपल होता है। मुझे लगता है किसी को समझ नहीं आने वाला ये, तो चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर ये सही से समझ में आएगा। मेरे पास तीन एटम्स हैं, लेट मी कॉल, एक C है, एक H है और एक O है। C और H ये दोनों आपस में मिलके CH4 बनाते हैं। C और O ये आपस में मिलके CO2 बनाते हैं और H और O वो आपस में मिलके वाटर बनाते हैं। तो ये लॉ कहता है कि कोई भी दो एटम्स, जैसे मैंने ये दो कंसिडर कर लिए, ये दो एटम इस थर्ड एटम के फिक्स मास के साथ जिस प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो भी वो प्रोपोर्शन या तो वही होता है या उसका मल्टीपल होता है। जैसे अभी यहाँ पे देखें, मैंने जिस एटम के मास को फिक्स करना है वो टॉप पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ बोल सकता हूँ 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन 32 ग्राम, और मैं इधर बोल सकता हूँ 12 ग्राम कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन, हाउ मच, 4 ग्राम। तो मैंने कार्बन का मास फिक्स किया और उस फिक्स मास के साथ H और O किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 4:32, यानी कि 1:8। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इन दोनों के मास का रेशियो क्या है? 2:16, यानी कि 1:8। या तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगी या ये मल्टीपल होंगी। लाइक 1:8 ये आ गया था तो ये 1:16 हो सकता था या 1:4 हो सकता था। तो मैं कह सकता था कि दोनों रेशियोज मल्टीपल हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मैं कार्बन के मास को फिक्स करूं, मैं H या O के मास को भी फिक्स कर सकता था। देखें एक बार फिर दोबारा से इसी को, मेरे पास वही तीन एटम्स हैं H, C और O। मैं जनरली समझने के लिए जिसके मास को फिक्स करना चाहता हूं उसको यहाँ टॉप पे रखता हूं। अब C और H ने वही CH4 बनाना है, इसने वही वाटर बनाना है और इसने वही CO2 बनाना है। इसने बनाया CH4, इसने बनाया वाटर, इसने बनाया CO2। यहाँ पे आप देखें 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 12 ग्राम कार्बन, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो मैं हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लेता हूँ, 2 ग्राम फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ 2 ग्राम के पास मुझे पता है यहाँ 2 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा? 6। तो 2 ग्राम जो फिक्स मास किया आपने उसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन किस प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं? तो ये बहुत सिंपल है, 6 ग्राम यहाँ, 16 यहाँ, रेशियो क्या है? 3:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो आप उस टाइम पे रेशियो देखेंगे तो वो भी यही आने वाला है, 3:8। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन का मास फिक्स करना है मुझे तो आप करके देख सकते हैं, तो भी जो रेशियोज आएंगी वो या तो वही आएंगी या उनका मल्टीपल्स आएंगी। मैं एक न्यूमेरिकल से आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंटेन्स 22.57% phosphorus. Phosphine PH3 contains 91.18% phosphorus, while HCl has 97.23% chlorine. Show data obey law of reciprocal proportion. तो सबसे पहला काम आपका क्या है? यहाँ पे आपको किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, वो डिसाइड कर लेना, आपकी चॉइस है, आप किसी को भी कीजिए। तो मैंने सोचा चलो फॉस्फोरस को करते हैं। ओके, तो PCl3 में फॉस्फोरस का अमाउंट मुझे बोला है 22.57 ग्राम। क्लोरीन कितना होगा आप निकाल लेंगे, 100 से माइनस कर दीजिए तो ये कुछ हमारे पास
77.43 हो जाएगा। सिमिलरली pH 3 में फॉस्फोरस का अमाउंट बोल रखा है मुझे 91.18, तो H कितना होगा वो निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, 8.82 ग्राम हो जाएगा। और HCl के अंदर Cl का अमाउंट दे रखा है उन्होंने 97.23, तो H का अमाउंट मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, दिस विल बी 77, आई थिंक दिस इज राइट, यस 2.77। तो मैंने सोचा कि चलो फॉस्फोरस का मास फिक्स करते हैं, और यहाँ पे फॉस्फोरस का मास फिक्स करते हैं तो कुछ ऐसे लिखूँगा 22.57 ग्राम फॉस्फोरस कंबाइंस विद क्लोरीन, हाउ मच 77.53, और pH 3 में बोलूँगा 91.18 ग्राम फॉस्फोरस कंबाइंस विद H दैट इज इक्वल टू 8.82। अब मुझे फॉस्फोरस का मास फिक्स करना था, तो मैंने सोचा कि चलो यही वाला मास फिक्स कर देते हैं 22.57, यहाँ तो कैलकुलेशन से बचेंगे। तो जब मैं यहाँ पे 22.57 ग्राम फॉस्फोरस कितने हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, इसको अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा 8.82 डिवाइडेड बाई 91.18 मल्टीप्लाइड बाई 22.57। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन में लिख रहा हूँ मैं 2.18 आने वाली है। अब आपको ये पता चल गया कि 22.57 ग्राम फॉस्फोरस एक जगह पे Cl के साथ कंबाइन कर रहा है 77.43 ग्राम और H के साथ कंबाइन कर रहा है 2.18 ग्राम। आप इन दोनों की क्लोरीन और H की रेशियो देखिए कि वो किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि H/Cl का जो रेशियो आया है यहाँ पे वो 2.18/77.43 है। आप इसको सोल्व करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1:36.5 या 36.6 समथिंग राउंड अबाउट इसके आता मिलेगा। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन करके HCl बना रहे हैं 2.77 और 97.23, तो इस रेशियो में और इस रेशियो में आप सेम सिमिलरिटी पाएंगे जो H और Cl में पा रहे हैं। यानी कि जो ये वाला रेशियो आया है HCl का और जो ये वाला रेशियो आपको गिवन है वो दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे। मल्टीपल भी हो सकते हैं, अगर मल्टीपल होते तो भी वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा होता, एग्जैक्टली यहाँ पे सेम आएंगे तो दैट मीन्स वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। फोर्थ लॉ देखिए, गेलोजेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो गेलोजेक्स लॉ है ये सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में एप्लीकेबल है। ये कहता है कि जब कुछ गैसेस रिएक्ट करती हैं और कुछ प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में बनाती हैं तो उन गैसेस के जो वॉल्यूम का रेशो होता है वो एक हमेशा सिंपल रेशो को बियर कर रहा होता है। जैसे आप कुछ एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ N2 + 3H2 दैट गिव्स यू 2 अमोनिया। तो तीनों गैसेस हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम्स के साथ रिएक्शन करेगा और इसका 2 वॉल्यूम रिजल्ट फॉर्म करेगा। मीन्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी वॉल्यूम रेशियो अगर मैं देखूं तो वो हमेशा एक सिंपल रेशियो होगी, लाइक 1:3:2। कुछ समझ नहीं आई बात, ये क्या सिंपल रेशियो होगी, समझ नहीं आया। नंबर ऑफ मोल्स थे ये तो 1, 3, 2 और 1 वॉल्यूम। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम? क्या वॉल्यूम कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है? नहीं, देखिए ध्यान से समझिए आप। 1 वॉल्यूम जिसको मैं कह रहा हूँ वो कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम है। वो 1 ml हो सकता है, वो 1 लीटर हो सकता है, वो 5 लीटर हो सकता है, वो A लीटर हो सकता है, वो A मिलीलीटर हो सकता है। बट आप इसको ऐसे समझें कि अगर इसका 1 लीटर मैं लेता हूँ तो इसके 3 लीटर्स रिक्वायर्ड होंगे और इसके 2 लीटर्स बनेंगे। इसका मैं 1 मिलीलीटर लेता हूं तो इसके 3 मिलीलीटर रिक्वायर्ड होंगे और इसके 2 मिलीलीटर बनेंगे। ये है गेलोजेक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। जस्ट उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स
और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते थे। आप किसी भी और गैस में देखें, किसी भी और केस पे देखें इसको, जैसे लेट मी राइट सम रिएक्शंस लाइक दिस, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका एक वॉल्यूम इसके एक वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा और इसके दो वॉल्यूम फॉर्म करेगा। मतलब जो गैसेस का वॉल्यूम का रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, वो एक सिंपल रेशियो होगा, लाइक 1:1:2। मतलब इसका 1 मिलीलीटर इसके 1 मिलीलीटर से रिएक्शन करके इसके 2 मिलीलीटर बनाएगा, या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर से रिएक्शन करके इसके 2 लीटर बनाएगा। ये सिंपली गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम होता है। हमारे पास एक टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईडोमेट्री के नाम से है वो। कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं, हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्री का एक एडवांस फॉर्म समझ सकते हैं आप उसको, हम लोग पढ़ेंगे उसको यहाँ पे। तो वहाँ पे हमें इस रूल की, इस लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम, और वहीं पे हम लोग फिर इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सेपरेटली इसके ऊपर कोई बात नहीं करने वाले न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड। एक और लॉ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। बहुत ही आसान सा ये एवोगैड्रो लॉ कहता है कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट गैसेस को सेम वॉल्यूम पोजेस करते हुए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखते हो, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, मैंने 3 गैसेस ली हैं ABC। मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैसेस हैं ये, मॉलिक्यूलर फॉर्म मीन्स O2 N2 H2 ऐसा समझ सकते हो। सो मैंने ये 3 गैसेस ली, तीनों का वॉल्यूम सेम रखा हुआ है, मीन्स कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। तीनों का टेम्परेचर मैंने सेम रखा हुआ है 300 केल्विन, तीनों का प्रेशर मैंने सेम रखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर मुझे ये बात कंफर्म्ड है कि 3 गैसेस हैं, तीनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो मुझे ये बात परफेक्टली कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ जितने A के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ B के होंगे और उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे C के होंगे। यही है एवोगैड्रोस लॉ। कोई भी 2, 3, 4 डिफरेंट गैसेस आप सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पोजेस करते हुए अगर लेते हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। हाँ, मास डिफरेंट होगा, इसका मास कुछ अलग होगा, इसका मास कुछ अलग होगा, इसका मास कुछ अलग होगा, बट जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, या मैं ये बोलूँ कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो एग्जैक्टली सेम होंगे तीनों के अंदर। अगर मान लीजिए तीनों एटॉमिक गैसेस हैं, लाइक ये हीलियम है, ये नियोन है, ये आर्गन है, सो उस टाइम पे अगर मैं सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पोजेस करता हूं, तो तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो भी एग्जैक्टली सेम होंगे। मास, हाँ मास डिफरेंट होगा, बट नंबर्स यानी कि मोल्स का नंबर या एटम्स का नंबर वो एग्जैक्टली सेम होगा। ये हमारे पास आता है एवोगैड्रो लॉ। तो ये इन ब्रीफ हम लोगों ने देखा, 5 लॉज पढ़े, 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट पे। ये 2 छोटे 3 रादर आई शुड से, वो छोटे लॉज थे जो इंट्रोडक्टरी हमें जानने थे। कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वर्क नहीं है इसके अंदर। हालांकि गेल-लुजैक्स लॉ से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हम लोग एक लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करेंगे यूडोमेट्री के ऊपर, बट वो भी कंपटीशन लेवल्स पे और जब बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से हो जाएं तभी करने लायक होता है। अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादा बच्चों को सजेस्ट नहीं करते, जब तक पिछले टॉपिक्स पे कमांड ना हो तब तक उनके ऊपर वर्कआउट नहीं करना चाहिए। होप ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। हालांकि हम लोग बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि मोल कंसेप्ट का जो टॉपिक था, मोल कंसेप्ट के 2 लेक्चर आपके पास आए, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड 2 लेक्चर्स आपके पास आए, सॉल्यूशन से रिलेटेड आई थिंक 3 लेक्चर्स आपके पास आए। तो ये जो 7 लेक्चर्स हैं, प्लस में स्टार्टिंग पे अगर मैं देखूं तो यूनिट्स को लेके एक लेक्चर आया, या यूनिट्स कन्वर्जन को लेके शायद एक ही आया है। तो ये जो 6-7 मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली क्लास 11th का क्वेश्चन भी यहीं से आता है, और आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं सेकंड ऑनवर्ड्स, हम लोग जो पढ़ेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन सब में इन्हीं का मेन रोल रहता है। ये चैप्टर अगर अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे तो मुझे लगता है आने वाले जो 2-3 चैप्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली आसान हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से और इंटरेस्ट से उनको समझ पाते हैं।
इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जो भी स्टूडेंट इसके ऊपर अच्छे से वर्कआउट कर पाएगा उसको आने वाले चैप्टर्स और असिस्ट करेंगे। और मैं बार बार बताता हूँ, फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स को आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर करें सो दैट केमिस्ट्री के अंदर आपका इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो। एंड फिर डे बाई डे, चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग इसकी डीप नॉलेज लेते जाते हैं और फिर इसके ऊपर कमांड करते हुए और अच्छे से हम आने वाले समय में इसके ऊपर काम कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी पे आप लोग ध्यान दें। एंड वन मोर थिंग आई शुड से, क्लास 10th जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जैसे क्लास 10th में क्वेश्चनिंग होता था, आप लोगों को टीचर एक चैप्टर पढ़ाता, उसके 20 क्वेश्चन कराता, उसमें से 2-3 आ जाते। यहाँ पे बार बार बताना पड़ता है हमें, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, कितने ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें आप। मोर ओवर एक और प्रॉब्लम है, क्लास 10th में हम लोग रिपीट कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है केमिस्ट्री के सेक्शन को मैं ध्यान दूँ तो क्लास 10 में 5 चैप्टर आते हैं, तो उन 5 चैप्टर्स को आप हो सकता है 4-5 बार पढ़ जाते हो। यहाँ पे ये मौका नहीं मिलता। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब कल या नेक्स्ट क्लास में सपोज़ हम सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस सेकंड चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और इस तरह से करते करते पता चलता है कि हम फर्स्ट पे वापस ही नहीं आए कभी। ये अब आपका काम है, आपको रिपीटेडली, पहली बात तो कोशिश करो फर्स्ट टाइम में ही अच्छा पढ़ लो। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं आप उनको मैक्सिमम को सॉल्व करने की कोशिश करो। बुक्स जो हम रेफरेंस यूज़ करते हैं उसमें लगभग सबके सॉल्यूशन गिवन होते हैं। ऐसी कोई किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है कि हम पूछें, और थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, नोट डाउन करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। बट आप पहले ही चांस में ऐसा पढ़ने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम्स आपकी कम से कम रहें। और फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग फिर ऐसे भी सीखेंगे कि लाइक हम 3rd-4th चैप्टर में अगर घूम रहे हैं तो हमें 1st-2nd कैसे रिवाइज करना है, या हम 7th-8th चैप्टर में चले गए तो 1st-2nd को कैसे हम कलेक्ट करेंगे। तो वो सारी टेक्निक्स हैं, बट अगर फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ रखा होगा तभी हम लोग इनको आसानी से रिकॉल कर पाएंगे, अदरवाइज़ बाद में ये बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छे से पढ़ते रहें आप, जैसे आपको गाइड किया जाएगा, फ्यूचर में भी बताया जाएगा कैसे कैसे कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, वो सब आप फॉलो करेंगे तो आप होपफुली बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और अगर इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत थोड़े दिन पढ़ेंगे, फिर आपको छोड़ना भी पड़ेगा, या आप परफॉर्मेंस में लैग करेंगे। तो मुझे लगता है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पॉजिटिव होकर इन चीज़ों को समझेंगे और अपना टाइम डिवोट करते हुए इसको समझें। मुझे लगता है कि आप अच्छे से कर पाएंगे और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे फिर दोबारा से इसको मिलते हैं। टिल दैट, गुड बाय।